27 जनवरी 2011 रेमंड डेविस जेल रोड पर सफ़र कर रहा था। जब वो मजंग चौक पर पहुंचा तो वहां ट्रैफिक जाम थी और एक ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा था। रेमंड डेविस की गाड़ी के आसपास बहुत सी मोटरसाइकिल्स, रिक्शे और कारें खड़ी थीं, जिसकी वजह से रेमंड डेविस अलर्ट होकर इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर बाद दो नौजवान जो उसका पीछा कर रहे थे वो भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी से तकरीबन 10 फुट के फासले पर खड़ी कर दी। पीछे बैठे नौजवान की कमर के साथ एक पिस्टल लगा हुआ था। रेमंड डेविस की नज़र फौरी उस पर पड़ी तो उसने भी अपना पिस्टल निकाल लिया। जब नौजवान ने अपने पिस्टल का रुख रेमंड डेविस की तरफ किया तो रेमंड डेविस ने अपने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से दोनों पर गोलियां बरसा दी और वो दोनों ज़मीन पर गिर गए। पीछे बैठा मोहम्मद फ़हीम मौके पर ही जान की बाजी हार गया, मगर फैज़ान हैदर में भी कुछ सांसें बाकी थीं। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर रेमंड डेविस अपनी गाड़ी से निकला और उस पर मज़ीद गोलियां बरसा दी और वो भी वहीं जहाँ भाग हो गया। रेमंड डेविस के इस कदम से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसा डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हुआ जिसे शायद आने वाले वक्तों में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। रेमंड डेविस के इस कदम के बाद बहुत से सवालों ने फौरी जन्म लेना शुरू कर दिया था। रेमंड डेविस कौन है? वो यहाँ किस मिशन पर है? फैज़ान और फ़हीम कौन हैं? क्या ये दोनों ISI के एजेंट थे या नॉर्मल शहरी? और रेमंड डेविस का हाफा सही से क्या ताल्लुक़ है? हर किसी के पास सवालों का अंबार था, मगर जवाब किसी के पास भी नहीं था। मेरे दो बेटे चले गए ने, मेरे नाल किसी ने नहीं कोई तावल किया कि उसको हमने सजा दिलवानी है। उसने 4 पाकिस्तानी और 4 मुसलमानों का उसने कत्ल किया। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार। If our diplomats are in another country, then they are not subject to that country's local prosecution. उसे रिहा करने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मुझे इंसाफ के बदले इंसाफ चाहिए। जिन दिनों में रेमंड डेविस ने ये 2 कत्ल किए थे, उन दिनों पाकिस्तानी फ़ौज और अमेरिका के ताल्लुकात एक स्लिपरी स्लोप पर थे। पिछले 10 सालों से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में वार ऑन टेरर शुरू कर रखी थी और इन 10 सालों में बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके थे जिनकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई तनाव का शिकार थे। सबसे पहले तो जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला करने का फ़ैसला किया था तो उसने पाकिस्तान को भी ज़बरदस्ती इस जंग में झोंकने का फ़ैसला कर लिया था। ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि फ़ौज की आला क़यादत की अक्सरियत भी इस जंग में हिस्सा लेने पर तैयार ना थी। मगर जब जनरल मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस जंग का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया तो फ़ौज को मजबूरन अमेरिका को फैसिलिटेट करना पड़ा। दूसरा, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले नॉर्दर्न अलायंस के साथ इत्तेहाद कर लिया। नॉर्दर्न अलायंस को पाकिस्तान मुखालफ और भारत के करीब समझा जाता था, इसलिए इस जंग के आगाज़ में ही पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी फैल गई, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था कि अफ़गानिस्तान में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़े और इन फ्यूचर पाकिस्तान को 2 फ्रंट वार का सामना करना पड़े। पाकिस्तान ने इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ डबल गेम करने का फ़ैसला किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान में पनाह देना शुरू कर दी। अफ़गानिस्तान में अमेरिका की बमबारी इस कदर शदीद थी कि सिर्फ 2 महीनों में तालिबान की हुकूमत का सफाया हो गया था और तालिबान को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। इसी दौरान ज़्यादातर तालिबान की आदत पाकिस्तान में आ गई थी और पाकिस्तान ने ना सिर्फ उन्हें सर छुपाने की जगह दी बल्कि रीग्रुप होने का मौका भी दिया। पाकिस्तान ने खुसूसन शुमाली वज़ीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को पनपने का मौका दिया, जो बाद में अमेरिका के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इस जंग में जाने का फ़ैसला किया था तो ये तय हुआ था कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी शख्स को टारगेट करने से पहले अपनी इंटेलिजेंस ISI के साथ शेयर करेगा और फिर ISI की इजाज़त के बाद ही अपने टारगेट पर हमला कर सकता है। मगर पिछले कुछ अरसे से अमेरिकी नोट कर रहे थे कि जब वो इंटेलिजेंस पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं तो उनका टारगेट हमला होने से पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है। अमेरिका को शक था कि ISI के अंदर से ही कुछ लोग ये इन्फॉर्मेशन टारगेट तक पहुँचा देते हैं और यूँ टारगेट हमला होने से पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है। जब अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान तो उनके साथ डबल गेम कर रहा है, तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशंस और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। सितंबर 2008 में 2 दर्जन अमेरिकी नेवी सील्स शुमाली वज़ीरिस्तान में उतरे। उन्होंने 3 घरों पर रेड की और 20 लोग कत्ल कर दिए। अमेरिका के मुताबिक ये अलकायदा के लोग थे, मगर बाद में पता चला कि उस रात कत्ल होने वालों की अक्सरियत ख़वातीन और बच्चे थे।
इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले भी शुरू कर दिए थे, मगर इन ड्रोन हमलों में भी अमूमन आम लोग ही कत्ल होते थे। 2006 से 2009 के दौरान पाकिस्तान में 70 ड्रोन हमले हुए, जिनमें 700 आम शहरी कत्ल हुए और सिर्फ 14 अलकायदा लीडर हलाक हुए। चूँकि अमेरिका की इंटेलिजेंस अक्सर गलत होती थी और ड्रोन हमलों में भी आम लोग मारे जा रहे थे और इस वजह से अमेरिका पर प्रेशर भी बढ़ रहा था, इसलिए अमेरिका ने ISI पर इन्हिसार करने की बजाय अपना जासूसी का नेटवर्क बनाने का फैसला कर लिया। उधर 2009 आते आते तालिबान भी काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म हो चुके थे और अफ़गानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल जमा चुके थे। अमेरिका ने इसका गुस्सा भी पाकिस्तानी फ़ौज पर उतारने के लिए अपने सेनेट में एक बिल पेश किया जिसका नाम था कैरी लोकर बिल। इस बिल में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अगले 5 सालों में $7.5 बिलियन मदद का ऐलान किया, मगर इस मदद की शराइत फ़ौज के लिए बड़ी सख्त थीं। अमेरिका ने एक तो ये पैसे फ़ौज को देने के बजाय सिविल गवर्नमेंट को देने का ऐलान किया और साथ ही कहा कि अब से फ़ौज में होने वाली तमाम प्रमोशन सिविल हुकूमत करेगी। फ़ौज से डू मोर का मुतालबा किया गया और कहा गया कि फ़ौज पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान तालिबान और अलकायदा लीडरशिप के ख़िलाफ़ एक्शन ले, हाफ़िज़ सईद को गिरफ़्तार करे और लश्कर तैयबा पर पाबंदी लगाए। इसके अलावा अमरीकी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से न्यूक्लियर हथियारों की खरीदो फरोख्त पर भी सवाल करना चाहते थे। खैर, जब इस बिल की शराइत सामने आई तो सिविल गवर्नमेंट तो बहुत खुश थी, मगर फ़ौज शदीद नाराज़ थी। फ़ौज ने इस बिल की शराइत मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये शराइत फ़ौज को एम्बेरस करने के लिए डाली गई हैं। फ़ौज का ख्याल था कि इस बिल में ये शराइत डलवाने में अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी का हाथ शामिल था। असल में रेमंड डेविस लाहौर में हाफ़िज़ सईद की जासूसी के लिए घूम रहा था, क्योंकि इंडिया के मुताबिक 2008 के मुंबई हमलों में लश्कर तैयबा मुलव्वस थी, इसलिए इंडिया हाफ़िज़ सईद को कत्ल या गिरफ़्तार करना चाहता था और इस खेल में अमेरिका भी इंडिया के साथ था। इसलिए अमेरिका ने रेमंड डेविस को लाहौर में हाफ़िज़ सईद की जासूसी के लिए भेजा था। उन दिनों हालात इस कदर ख़राब थे कि लगता था कि शायद अमेरिका पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला कर देगा। पाकिस्तानी फ़ौज भी अमेरिका से बदला लेने के लिए कोई मुनासिब मौका ढूंढ रही थी और जब रेमंड डेविस ने दिन दिहाड़े 2 पाकिस्तानियों का कत्ल किया तो पाकिस्तानी फ़ौज के पास ये अमेरिका की नाक रगड़वाने का बेहतरीन मौका था। खैर, रेमंड डेविस ने दोनों को कत्ल करके अपनी गाड़ी से कैमरा निकाला और दोनों की तस्वीर बनाकर वापस गाड़ी में बैठ गया। रेमंड डेविस ने लाहौर में मौजूद अमेरिकी कौंसलेट से रब्ता किया और वाक़े की सारी तफसील बता दी। अमेरिकी कौंसलेट ने फ़ौरी एक गाड़ी रेमंड डेविस को रेस्क्यू करने के लिए भेज दी, मगर इतनी देर में रेमंड डेविस की गाड़ी के आसपास हजूम जमा हो चुका था, जिसने रेमंड डेविस को रोकने की कोशिश की, मगर रेमंड डेविस ने वहाँ से गाड़ी पुरानी अनारकली की तरफ भगा दी। मगर यहाँ से कुछ मोटरसाइकिल सवार भी रेमंड डेविस के पीछे लग गए। उधर रेमंड डेविस को रेस्क्यू करने के लिए आने वाली गाड़ी जेल रोड पर रॉन्ग साइड से फुल स्पीड में आ रही थी और इसी दौरान उसने एक शहरी अबादुर रहमान को टक्कर मारकर कत्ल कर दिया, जो मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहा था। जब ये गाड़ी उस जगह पहुंची जहां रेमंड डेविस ने 2 कत्ल किए थे तो रेमंड डेविस वहां से जा चुका था। हजूम ने इस गाड़ी को भी घेरने की कोशिश की, मगर चूँकि ये एक SUV थी, इसलिए ये हजूम से बचने में कामयाब हो गई। ये गाड़ी वापस माल रोड से होते हुए अमेरिकी कौंसलेट पहुँच गई, जिसके बाद गाड़ी में मौजूद दोनों अफराद को वहाँ से फौरी अमेरिका भेज दिया गया। रेमंड डेविस जब पुरानी अनारकली के अंदर पहुंचा तो वहां ट्रैफिक में फंस गया। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल सवार जो उसका पीछा कर रहे थे वो भी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां शोर मचाया और लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। हजूम ने रेमंड डेविस की गाड़ी के शीशे तोड़कर रेमंड डेविस को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई और रेमंड डेविस को अनारकली पुलिस स्टेशन ले गई। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और कुछ देर बाद लोग अनारकली पुलिस स्टेशन के पास जमा होना शुरू हो गए। इसलिए पुलिस ने रेमंड डेविस को कैंट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कैंट में ISI के लोग रेमंड डेविस से तफ्तीश करने पहुंच गए। रेमंड डेविस उन्हें बार बार बताता कि उन दोनों ने पहले पिस्टल इसकी तरफ किया था और इसने सेल्फ डिफेंस में दोनों को मारा है। मगर ISI के लोग इस वाक़े की तफसील जानने की बजाय रेमंड डेविस में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। वो इससे पूछते थे कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हें बचाने के लिए आने वाली गाड़ी में कौन लोग थे और वो अब कहाँ हैं। मगर रेमंड डेविस उन्हें सिर्फ इस वाक़े की तफसीलात बता रहा था और बाकी सवालों को अवॉइड कर रहा था। ISI रेमंड डेविस में इसलिए इस कदर दिलचस्पी ले रही थी कि उन दिनों सिर्फ अकेला रेमंड डेविस ही नहीं था जो पाकिस्तान आया था। रेमंड डेविस की तरह के हज़ारों CIA एजेंट्स पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे। नवंबर 2009 में एक फ़्लाइट हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान की जानब रवाना हुई।
इसमें 274 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 202 अमरीकी थे। इन अमरीकियों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी बिना चेकिंग के अलग दरवाजे से गुजार दिया गया। सैकड़ों अमरीकी जासूस यूएसएड वर्कर्स के रूप में पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो चुके थे और इस सब की वजह थे अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हक्कानी। चूँकि अमेरिका ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने का फ़ैसला कर लिया था, इसलिए वो बहुत से CIA एजेंट्स को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजना चाहते थे। मगर ISI जो उन दिनों पाकिस्तान आने वाले हर अमरीकी शहरी का बैकग्राउंड चेक करती थी, वो अमरीकियों को जल्दी वीज़े नहीं देती थी। अमेरिका ने इसकी शिकायत वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से की तो उन्होंने हुसैन हक्कानी को हर केस इस्लामाबाद भेजने की बजाय ये इख्तियार उन्हें दे दिया कि वो किसी भी अमरीकी शहरी को वीज़ा इशू कर सकते हैं। और यूं ISI इस मामले से बाहर हो गई, जिसके बाद हुसैन हक्कानी ने धड़ाधड़ अमरीकियों को वीज़े देना शुरू कर दिए और 2011 आते आते पाकिस्तान में हर जगह CIA एजेंट्स घूम रहे थे। सिर्फ इस्लामाबाद में 300 घर इन एजेंटों ने किराए पर लिए हुए थे। इतने ज़्यादा CIA एजेंटों की निगरानी करना अब ISI के लिए भी मुश्किल हो गया था। पेशावर और साबिक पाटा में जब भी ये जासूस जाते थे तो ISI उन्हें चेक पोस्टों पर रोककर पूछताछ करती थी और कहती थी कि हमें पता है कि तुम कौन हो, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी क्योंकि उनके पास वैलिड वीज़ा होते थे और अगर उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया जाता तो इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे। इन वजूहात की बिना पर ISI के लोग रेमंड डेविस से मजांग चौक में होने वाले 2 कत्लों की बजाय उसके नेटवर्क के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे। कैंट पुलिस स्टेशन में जब एक ISI कर्नल रेमंड डेविस से पूछताछ करने आया तो रेमंड डेविस ने मजांग चौक में पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात लिखकर कर्नल के हवाले कर दी। मगर जब कर्नल ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आने वाले लोग कौन थे, तो रेमंड डेविस इन तमाम सवालों के जवाब में कहता कि जो मैं जानता हूँ वो पेपर पर लिख कर दे चुका हूँ और अब मैं मज़ीद किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पाकिस्तानी इदारे रेमंड डेविस से मालूमात निकलवाने के लिए उस पर टॉर्चर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही रेमंड डेविस गिरफ्तार हुआ था अमेरिका ने पाकिस्तान को फौरी कह दिया था कि अगर रेमंड डेविस पर टॉर्चर हुआ तो उसके नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। अगले दिन जब रेमंड डेविस को अदालत में पेश किया गया तो असद मंजूर भट्ट मकतूलीन की वकालत के लिए मौजूद थे, मगर रेमंड डेविस की वकालत के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था। जज ने रेमंड डेविस से मज़ीद तहकीकात के लिए पुलिस को 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। उसी दिन अमरीकी कौंसलेट से एक टीम रेमंड डेविस को मिलने आई। टीम की हेड कार्मेला कॉनरॉय थी। कार्मेला ने रेमंड डेविस से पूछा कि क्या तुम पर टॉर्चर हुआ है। रेमंड डेविस ने नहीं में जवाब दिया। कार्मेला ने उसके कान में कहा कि हम तुम्हें छुड़वाना जितना आसान समझ रहे थे उतना है नहीं, इसलिए यहाँ तुम्हें कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर तुमसे ये मज़ीद सवाल करें तो तुमने बस यही कहना है कि तुम एक अमेरिकी डिप्लोमेट हो और अमेरिकी एम्बेसी में काम करते हो। ये बात तुम्हें इन 14 दिनों के लिए कैद में रखेंगे और तुम पर केस बनाने के लिए तहकीकात करेंगे। पुलिस और ISI ने भी इन 14 दिनों में रेमंड डेविस से मालूमात निकलवाने की पूरी कोशिश की, मगर रेमंड डेविस यही कहता कि वो एक डिप्लोमेट है और पाकिस्तान ने उसे नाजायज़ गिरफ्तार किया है। अगली चंद पेशियों पर मकतूलीन के वकील असद मंजूर भट्ट मुख्तलिफ मौक़िफ़ लेते रहे। कभी कहते कि फ़ैज़ान और फ़हीम के पास गन ज़रूर मौजूद थी, मगर वो रेमंड डेविस को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। रेमंड डेविस खुद गाड़ी से बाहर आया था और उसने इन दोनों पर गोलियाँ बरसाई थीं। कभी कहते कि ये कत्ल होने वाले दोनों नौजवान ISI के एजेंट्स थे और रेमंड डेविस का पीछा कर रहे थे, और कभी कहते कि फ़ैज़ान और फ़हीम के पास तो गन मौजूद ही नहीं थी। उधर इस्लामाबाद एम्बेसी भी रेमंड डेविस के स्टेटस के बारे में कन्फ्यूज़ थी। पहले उन्होंने कहा कि डेविस लाहौर में वाक़ई अमेरिकी कौंसलर जनरल का एक स्टाफ मेंबर है, बाद में कहा कि डेविस इस्लामाबाद में डिप्लोमेट के तौर पर आया है, बाद में एक और बयान में कहा कि डेविस इस्लामाबाद एम्बेसी के टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का हिस्सा है। लेकिन 1-2 पेशियों के बाद बात इस जगह पर आकर रुक गई कि रेमंड डेविस को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है या नहीं। अगर तो रेमंड डेविस एक डिप्लोमेट है तो ये बात मैटर नहीं करती कि फ़ैज़ान और फ़हीम के पास गन मौजूद थी या नहीं। रेमंड डेविस ने उन्हें सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया था या आउट ऑफ अग्रेशन उन पर गोलियां चलाई थीं। रेमंड डेविस को वियना कन्वेंशन के तहत छोड़ना ही पड़ना था, और अमेरिका भी बार बार यही कह रहा था कि रेमंड डेविस एक डिप्लोमेट है और उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। मगर जब अमेरिका से सबूत मांगे गए तो अमेरिका कोई सबूत पेश ना कर सका। उधर ISI ने माहौल को मज़ीद गर्म करने के लिए मजहबी जमातों, मीडिया और सियासतदानों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मजहबी जमातों ने रेमंड डेविस के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिए और उसकी फांसी का मुतालबा करना शुरू कर दिया। मीडिया में भी हर रोज़ टॉक शोज़ में रेमंड डेविस डिस्कस होता। कभी कहा जाता कि रेमंड डेविस अमेरिकी जासूस है तो कभी किराए का कातिल।
एक स्टोरी ये भी छपी कि रेमंड डेविस ब्लैक वाटर की उस टीम का हिस्सा है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार चुराना चाहती है। एक स्टोरी ये भी चली कि रेमंड डेविस के कैमरे से पाकिस्तान के हसास मकामात की तस्वीर मिली हैं, जिनमें पेशावर के किला बाला हिसार और लाहौर के वाघा बॉर्डर की तस्वीर शामिल थीं। रेमंड डेविस ने भी इन तस्वीर से इनकार नहीं किया था, बल्कि कहा था कि ये तो नॉर्मल तस्वीरें थी जो कोई भी घूमता फिरता टूरिस्ट लेता है। सियासतदानों में ISI ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ये तसल्ली दी कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है, आप हमारा साथ दें और हम आपको अगले सेटअप में वज़ीर आज़म बनवाएंगे। चुनाचे कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन पर रेमंड डेविस को छोड़ने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, मगर पुष्पा किसी के सामने झुकेगा नहीं और यूँ वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर साइड पे हो गए। कई दफ़ा कौमी वक़ार के लिए सर उठाना पड़ता है, हमने सर झुकाना सीखा है। मैं कहता हूं सर उठाने का वक्त है, अब सर झुकाने का नहीं है। दूसरी तरफ जरदारी साहब कुरैशी साहब से भी बड़े दरवेश आदमी थे। उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए बेहतर यही समझा कि पीछे हटना ही बेहतर है। ये जिनकी लड़ाई है उनके लिए मैदान साफ करके तमाशाइयों में बैठना ही मौके की ज़रूरत है। सो उन्होंने यही किया और कहा कि अदालत जो भी फैसला करेगी हुकूमत उस पर अमल दरामद करवाएगी। ये कहकर जरदारी साहब ने बॉल फौज और अदालत के कोर्ट में फेंक दी। रेमंड डेविस के मामले पर जरदारी साहब का मौक़िफ़ नरम ज़रूर था, मगर वो अकेले उसे छोड़ नहीं सकते थे। अगर आसफ़ अली जरदारी रेमंड डेविस को छोड़ देती तो जिस तरह का माहौल गर्म था, आसफ़ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हाथ धोना पड़ना था और शायद पाकिस्तान में भी अरब स्प्रिंग जैसी सूरत हाल बन सकती थी। इसलिए आसफ़ अली जरदारी ने रेमंड डेविस की किस्मत का फ़ैसला सिक्योरिटी इदारों पर छोड़ दिया और ख़ुद साइड पर हो गए। उधर अमेरिका रेमंड डेविस का मामला जल्द अज जल्द हल करने के लिए बड़ा उतावला हो रहा था, क्योंकि तब तक अमेरिका को उसामा बिन लादेन की लोकेशन का पता चल चुका था। मगर जब तक रेमंड डेविस रिहा नहीं हो जाता तब तक वो उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि कहीं पाकिस्तानी फ़ौज इस ऑपरेशन के जवाब में रेमंड डेविस को ही कत्ल ना कर दे। और अमेरिका ये भी नहीं चाहता था कि रेमंड डेविस का मामला इतना लंबा चले कि उतनी देर में उसामा बिन लादेन कहीं और फिसल जाए। चनाचे इस क्राइसिस को हल करने के लिए दोनों मालिक की मिलिट्री क़यादत ओमान के एक लग्जरी होटल में जमा हुई। इस मुलाकात में अमेरिका की तरफ से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइक मल्लन और पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ जनरल कियानी मौजूद थे और मुबैना तौर पर यहाँ ही रेमंड डेविस को छोड़ने का फैसला हो गया था। चनाचे मामले को ख़त्म करने के लिए रेमंड डेविस की अगली पेशी से एक दिन कबल ISI ने मकतूलीन की फैमिली को कोट लखपत जेल में जमा किया और कत्ल के बदले में दय्यत कबूल करने पर राज़ी करने की कोशिश की। उन्हें समझाया गया कि अगर आप दय्यत कबूल करने पर राज़ी हो जाओगे तो आपको बहुत से पैसे मिलेंगे, वरना फिर हम तो रेमंड डेविस को छोड़ ही रहे हैं। मकतूलीन के बाकी फैमिली मेम्बर्स तो इस प्रेशर में आ गए थे और चाहते न चाहते दय्यत कबूल करने पर तैयार हो गए थे, मगर मोहम्मद फ़हीम के भाई वसीम और अबादुर रहमान के भाई मशहूदुर रहमान दय्यत पर मान नहीं रहे थे। इसलिए ISI ने उन दोनों को गायब कर दिया। अगले दिन जब कोट लखपत में ट्रायल शुरू हुआ तो मकतूलीन के वकील असद मंजूर भट्ट को अदालत जाने से रोक दिया गया और उन्हें तब तक एक अलग कमरे में रखा गया जब तक रेमंड डेविस की रिहाई का फैसला ना हो गया हो। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हमने पूछा कि उन्होंने कहा हमने अंदर पैगाम दिया हुआ है, तो जब पूछा तो उन्हें अलाउ नहीं किया। तो मैं समझ गया कि भैया अब जो है ना हम इनके रहमो करम में। उस दिन अदालत में जनरल पाशा भी मौजूद थे जो फ़ोन पर अमेरिकी सफ़ीर मंटर को कोर्ट की कार्रवाई से मुसलसल आगाह कर रहे थे। वहाँ एक ISI कर्नल भी मौजूद था जो फिक्सर के नाम से मशहूर था और उसने ये सब कुछ अरेंज किया था। ये वही कर्नल था जो पहले रेमंड डेविस से तफ्तीश करने आया था। अदालत में मर्दों ने तो फिर भी अपने जज्बात पर काबू रखा हुआ था, मगर औरतों की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो शदीद प्रेशर में हैं और कुछ तो ज़ोर ज़ोर से रो भी रही थी। खैर कागजात पर तो पहले ही साइन करवा लिए गए थे, अब बस खाना पूरी बाकी थी। 18 के 18 अफराद से जज ने शनाख्ती कार्ड मांगा और उन्हें एक एक रसीद दी कि उनके अकाउंट में कितने कितने पैसे डाले जाएंगे। सबको $1,30,000 मिलना थे, जो टोटल $23,40,000 बनते थे और ये पैसों के अतबार से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दय्यत थी। यूँ 49 दिनों बाद रेमंड डेविस को आज़ाद कर दिया गया। अमेरिका ने दय्यत के पैसे भी नहीं दिए थे क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक दय्यत नहीं दी जा सकती थी, इसलिए इन पैसों का इंतज़ाम भी सऊदी अरेबिया ने किया था। रेमंड डेविस डील में यह तय हुआ था कि CIA अपने ज़्यादातर एजेंट्स पाकिस्तान से ख़त्म करेगी। इसके अलावा मुंबई हमलों के बाद जनरल पाशा पर न्यूयॉर्क में एक मुकदमा भी दर्ज हो गया था। डील के तहत वो मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया। रेमंड डेविस साका दरअसल 2 खुफिया एजेंसियों की जंग थी। इस जंग में ISI ने एक लम्हे के लिए अमेरिका के घुटने तो टिकवा दिए थे,
बट एट व्हाट कॉस्ट। ISI ने अमेरिका को सबक सिखाना था और वो सिखा के रेमंड डेविस को छोड़ दिया। मगर जैसे ही रेमंड डेविस पाकिस्तान से निकला, अगले ही दिन शुमाली वज़ीरिस्तान में अमेरिका ने एक और ड्रोन हमला कर दिया जिसमें दर्जनों लोग कत्ल हो गए। जब तक रेमंड डेविस पाकिस्तान के तहवील में था तब तक ड्रोन हमले भी बंद थे। रेमंड डेविस के जाने के बाद भी पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में कोई बेहतरी ना आई और एक से बढ़कर एक UN पड़ते रहे। रेमंड डेविस के जाने के कुछ अरसे बाद ही अमेरिका ने एबटाबाद में ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया। इसी साल मेमोगेट स्कैंडल भी सामने आया, जिसके बाद हुसैन हक्कानी की सफ़ीर के ओहदे से छुट्टी हो गई। मगर आज के लिए इतने ज्ञान काफ़ी है, बाकी ज्ञान फिर कभी पेलेंगे।